अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गुजरात के मोरबी में आज शाम करीब 7 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में अब तक 60 लोगों के मरने की इत्तला है। ये पुल पिछले 6 महीने से बंद था। रेनोवेशन के बाद इसी महीने दिवाली के एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मरने वालों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम पटेल ने कहा कि राहत और बचाव का काम जारी है। जख्मियों को फौरी करीबी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इस हादसे पर कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि इंतखाबात की जल्दबाजी में बीजेपी ने पुल को लोगों के लिए जल्दी खोल दिया। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। क्या रेस्क्यू टीम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना की इज्जत नफ्स को मार्केट में सामान की खरीदी की तरह खरीदने की कोशिश कर रही है, जिसे टीआरएस हुकूमत ने नाकाम बना दिया। मुनुगुडु असेंबली हल्के के चिंडूर के बंगारीगुड़ा में टीआरएस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता जुमेरात को हैदराबाद के मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में पेश आए वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि दिल्ली के चंद ब्रोकर्स तेलंगाना की इज्जत नफ्स को खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए देने का लालच दिया था, लेकिन टीआरएस के 4 अरकान असेंबली ने उन ब्रोकर्स की पेशकश को मुस्तरद करते हुए उनके मुंह पर जूता रसीद किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान असेंबली ने दिल्ली के ब्रोकर्स को पुलिस के हाथ लगाते हुए ये साबित कर दिया कि हम बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, हम तेलंगाना के सपूत हैं। चीफ मिनिस्टर ने शहनशीन पर मौजूद टीआरएस के उन 4 अरकान असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, जी बालाराजू, हर्षवर्धन रेड्डी और रेगा कांताराव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन 4 अरकान असेंबली को आपके सामने लाया हूं क्योंकि उन्होंने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को बचाया और उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों के लालच को ठुकराते हुए ये वाजे कर दिया कि हम तेलंगाना के विकार को खराब होने नहीं देंगे। జాతి గౌరవాన్ని దేశ గౌరవాన్ని అంగట్లో పశువుల్లాగా అమ్ముడుపోకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటే కూడా గడ్డి పోసతో సమానంగా ఇసిరి కొట్టేసి తెలంగాణ కాపాడిన బిడ్డలు ఒకసారి దయచేసి మీరు అందరికీ వారికి గట్టిగా స్వాగతం చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకు చెలరేగుతున్నది? ఈ 100 కోట్ల రూపాయల అక్రమ ధనం తెచ్చి శాసనసభ్యులను, పార్లమెంట్ సభ్యులను, ఇతర వాళ్లను సంతలో పశువుల్లాగా కొని ప్రభుత్వాలు కూలగొట్టేటువంటి అరాచక వ్యవస్థ. ఇది మంచిదా? నేను అడుగుతున్న నరేంద్ర మోడీ గారు, ఏం కావాలి నీకు? ఇంకా ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి పదవిని మించిన పదవి లేదు కదా. ఒకసారి కాదు, నీకు 2 సార్లు అవకాశం వచ్చింది కదా. ఎందుకు ఈ కిరాతకం? ఎందుకు ఈ దుర్మార్గం? ఎందుకు ఈ అరాచకం? ఇది దేనికోసం, ఏ దేశం కోసం మంచిది, సమాజానికి ఏ రకంగా మంచిది? మీరు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నారు ఇటువంటిది? ఇవాళ నరేంద్ర మోదీ గారి అండదండలు లేకుండానే ఆర్ఎస్ఎస్ లో ప్రముఖ పాత్ర వహించే వ్యక్తులు హైదరాబాద్కు వచ్చి
मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो आज पार्टी के 4 अरकान असेंबली को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, ये चारों अरकान असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, बालाराजू, हर्षवर्धन रेड्डी और रेगा कांता राव भी कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए। ये कोई ईमानदार कायदी नहीं है। साबिक में उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करते हुए टीआरएस में शामिल हुए थे। इसके लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उन चारों की हौसला अफजाई की थी। इसलिए चीफ मिनिस्टर को पार्टी के इनहराफ के खिलाफ बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की जो बात की जा रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है और इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। इस केस के एफआईआर में रकम पकड़े जाने का कोई तस्करा नहीं। उन्होंने कहा कि जलसे आम में चीफ मिनिस्टर की तकरीर से यह वाज़ेह हो गया कि टीआरएस ज़मीनी इंतखाब में नाकाम होने वाली है। केसीआर हुकूमत ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हैंडलूम पर 5% जीएसटी आयद करने के मामले से चीफ मिनिस्टर केसीआर पहले से वाकिफ है और उन्होंने उससे इत्तेफाक भी किया था। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और साबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की आज मुनुगुरु के जलसे में की गई तकरीर को मज़ाक़ खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का लहजा काफ़ी धमकी भरा था। चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि 3 तारीख तक तो सबकी बात चलेगी, लेकिन 4 तारीख से दोबारा सब कुछ उनके ख्वाबों में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला का ये लहजा कांग्रेस के कारकुनों और दीगर अपोजिशन पार्टी के कारकुनों की तरफ इशारा था कि 4 तारीख के बाद उनसे इंतकाम लिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला ने आज जिन 4 एमएलएज को आवाम के सामने पेश करते हुए उन्हें ईमानदार बताया और कहा कि उन्होंने करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया और बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इन 4 में से 3 अरकान असेंबली पहले कांग्रेस के थे। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर पायलट रोहित रेड्डी, हर्षवर्धन रेड्डी और रेगा कांता राव मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्हें लालच देकर टीआरएस में शामिल करवाया गया। तो लिहाजा इनकी ईमानदारी पर इन्हें जो ईमानदारी का वज़ीर आला सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो गलत है। साथ ही उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी से बगावत करना और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में खरीदने का सिलसिला वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 2014 में शुरू किया था। अपने पहले टर्म में 2014 से 2018 के दौरान चंद्रशेखर राव ने 47 एमएलएज, एमपीज और एमएलसीज को टीआरएस में शामिल करवाया था। उसके बाद 2018 के इंतखाबात के बाद 12 कांग्रेस के एमएलएज को टीआरएस में शामिल करवाया गया। ऐसा करते हुए कांग्रेस पार्टी को मेन अपोजिशन की स्टेटस से हटाया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज जो तकरीर की है इसका मकसद अवाम को गुमराह करना है। हम आपको एक बार दिखाते हैं फिर से कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुनुगुरु के जलसे में क्या कहा। జాతి గౌరవాన్ని, దేశ గౌరవాన్ని అంగట్లో పశువులాగా అమ్ముడుపోకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటే కూడా గడ్డి పోసతో సమానంగా ఇసిరి కొట్టేసి తెలంగాణ కాపాడిన బిడ్డలు ఒక్కసారి దయచేసి మీరు అందరూ గట్టిగా స్వాగతం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా। वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस के 4 अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है और इस मामले से पुलिस ही निपट लेगी। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु में मुनक्किदा चीफ मिनिस्टर के जलसे आम में अवाम खुद रजाकाराना तौर पर शिरकत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजगोपाल रेड्डी की सुशी कंपनी की जानिब से हल्के के राय दहिंदों में भारी पैमाने पर हुकूमत तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में टीआरएस ने सुशी कंपनी के 25 से ज्यादा बैंक अकाउंट से दीगर अकाउंट्स में हुए करोड़ों रुपयों की रकम की मुंतकिली के मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुरु में टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाली है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत के उस फैसले की शदीद मजम्मत की जिसमें हुकूमत ने सीबीआई को किसी भी तहकीकात के लिए हुकूमत से इजाजत हासिल करने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर कविता पर दिल्ली शराब स्कैम में मुलविस होने के इल्जाम आयद हुए हैं।
चीफ मिनिस्टर ने अपनी दुख्तर पर इल्जाम आयद होने के बाद सीबीआई को रियासत में दाखिल होने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैसला 30 अगस्त को जियो 51 के तहत जारी किया था, लेकिन आज इस जियो को मंजर आम पर लाया गया। శాసనసభ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఉప ఎన్నికలు ఈ అభివృద్ధి మీద చర్చ జరగాలి. ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి విషయంలో మీరు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నందుకే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు రాజీనామా చేసి ఆ నియోజకవర్గానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఇంకా సంవత్సరం పాటు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కూడా రాజీనామా చేసి మళ్ళా పోటీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు వారు రాజీనామా చేసిరు కాబట్టి దానికి సమానం చెప్పాలి. రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి మీద విషయం సవాలు మీరు कांग्रेस पार्टी ने आज दावा किया है कि उसके पास बीजेपी कायद राजगोपाल रेड्डी, जो पहले कांग्रेस के रुकन असेंबली थे, उनके खिलाफ काफी सबूत है। उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि राजगोपाल रेड्डी को बीजेपी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट राजगोपाल रेड्डी की बीवी और उनकी अहल्या लक्ष्मी और उनके बेटे संकीर्ता की शेयर होल्डिंग वाली कंपनी को दिया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी की फर्म को नजरअंदाज करके दिया गया। आज इस सिलसिले में मधु याष्की गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सभी दस्तावेजात को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि जो टेंडर्स का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 3,433 करोड़ रुपए है और इसमें रिटर्न जो आना है वो 18,264 करोड़ रुपए के इसमें आमदनी की गारंटी दी गई थी और इसमें जो बिजनेस पूरा किया जा रहा है उसमें रिटर्न्स 520% इस कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न्स आना था। आज इन दस्तावेजात को पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि राजगोपाल रेड्डी ने 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट की खातिर ही पार्टी तब्दील की है और बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। బడుగు బహుజన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు లేక అగ్రవర్ణాల పేదలకు కూడా రాజకీయం చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. బడుగు బహుజన వర్గాల యొక్క రాజ్యాధికారం భాగస్వామ్యం ఉండాలంటే రేపు మునుగోడు ఎన్నికల తీర్పు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ దౌడ వదిలేటట్టు ఉండాలి. వాళ్ళ దిమాగ్ తిరిగిపోయేటట్టు ఉండాలి. దగాజేషోడి దత్తత తీసుకుంటా అంటాడు. అభివృద్ధి కొరకే లేక ఆత్మగౌరవం కొరకు, వ్యాపార అభివృద్ధి కొరకు చేసుకున్నాడేమో ఆత్మగౌరవం పోరాటం అంటాడు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు, పార్లమెంట్ సభ్యుడు జాతీయ జెండా పట్టుకొని కాలినడకన రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు. రాజకీయ అభివృద్ధి కొరకు కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల కొరకు, ప్రజల పక్షాన ఉంటుంది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అధికారం भुवनगिर जिले के चोटुपल मंडल की पतंगी टोल प्लाजा के पास आज पुलिस ने 3.5 किलो सोना एक कार से जब्त कर लिया। बताया गया कि मुनुगुडु असेंबली हल्के के जमीनी इंतखाब के पेश नजर उस हल्के से आने और जाने वाले रास्तों पर कई चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ आने वाली एक कार को रोककर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें 3.5 किलो सोना पाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार में सवार 3 अफराद शरीफ, जावेद और सुल्ताना को हिरासत में ले लिया और सोने को जब्त करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि तीनों दुबई से गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विजयवाड़ा से हैदराबाद इस सोने को मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक उन्होंने सोना जेरे जामा छुपा रखा था और उसे गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। गांधी अलग ही अंदाज में नजर आए। इतवार की सुबह जचला में स्कूली बच्चे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। बात करते करते राहुल ने दौड़ना शुरू कर दिया। साथ चल रहे बाकी लोगों ने भी उनके साथ दौड़ लगाई, लेकिन राहुल गांधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिक्योरिटी और तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पीछे छूट गए। राहुल से मिलने पहुंचे बच्चे भी उनकी स्पीड की बराबरी नहीं कर सके। इसके बाद राहुल गोल्लापल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने खवातीन के साथ बदकम्मा डांस किया। इसमें साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने उनका साथ दिया। बदकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना की खवातीन का मकामी त्योहार है। तेलुगु में बदकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। इसे खवातीन के एहतराम में मनाया जाता है। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। आज इसके 22 किलोमीटर का सफर पूरा
इसमें आज किया गया। इस मुकम्मल तौर पे इससे पहले हफ्ते के रोज यात्रा ने 20 किलोमीटर का सफर पूरा किया था। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 19 असेंबली और 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जुमला 375 किलोमीटर कवर करेगी। इसके बाद वो 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल होगी। भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है और गरीबों की संपत्ति लूट करके 2-4 लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है। तो यह जो अमीरी गरीबी की खाई है, उस खाई को हम पाटना चाहते हैं। जिस तरीके से आज स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में कामयाबी के साथ जारी है। जिंदगी के तमाम शोबों के लोग यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और राहुल की हिमायत कर रहे हैं। यात्रा की वजह से जचरला की शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। जचरला से कुत्तूर तक सड़क पर गाड़ियां फंस गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में आइंदा 4 दिनों तक शादनगर तथा हैदराबाद शाहराह पर और शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। सैबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में आज से 4 दिन तक ये पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। डीसीपी ट्रैफिक श्रीनिवास राव ने बताया कि 31 अक्टूबर को शहर से शादनगर जाने वाली गाड़ियों को कुत्तूर जंक्शन पर जेपी दरगाह की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जटिला से बराह शादनगर शहर आने वाली गाड़ियों के लिए सिर्फ 1 वे ट्रैफिक रहेगा। शमशाबाद के हुदूद में कल दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। 1 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शमशाबाद से शहर आने वाली सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। 2 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा बोयनपल्ली से बालनगर होती हुई कुकटपल्ली केपीएचबी मियापुर से गुजरेगी। इस दौरान उन इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। राहुल गांधी की यात्रा में चोरों की चांदी हो गई। जटिला मंडल
उदंडापुर के रहने वाले बाबर खान की जेब से 54,000 रुपए और किसी मौजू के रहने वाले रामलू की जेब से 74,000 रुपए का सरखा कर लिया गया, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अलावा कई लोगों ने सेल फोन चोरी होने की भी शिकायत की। महबूबनगर जिला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया था। अनिरुद्ध रेड्डी की जानिब से 30,000 अफराद के लिए वहां खाने का इंतजाम भी किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने सीबीआई पर अहम फैसला किया है। मरकजी जांच एजेंसी को अब रियासत में किसी भी मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। हुकूमत ने तहकीकात के लिए सीबीआई को कब्ल दी गई इजाजत वापस ले ली। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने 30 अगस्त को जियो नंबर 51 जारी किया। मरकजी जांच एजेंसी को रियासत में किसी भी मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत से लाजिमन इजाजत हासिल करनी पड़ेगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जगतियाल जिले के कोरटला में दाखिल हुई। जुमे को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की जानिब से जगतियाल जिले के मुतियमपेट में निजाम शुगर फैक्ट्री को खोलने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें पार्टी की रियासती सदर शर्मिला ने शिरकत की थी। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात के दौरान टीआरएस के इख्तियार में आने पर रियासत में बंद कर दिए जाने वाली निजाम शुगर फैक्ट्री को 100 दिन के अंदर खोलने का वादा किया था, लेकिन 100 महीने होने आ रहे हैं, अब तक वादा पूरा नहीं किया गया। ఇంకా చచ్చిపోలేదు కేసీఆర్. ఆయనేమో 70 ఏళ్ళు బతకాలే, దేశాలు కూడా ఏలాలట. ఆయన బాత్రూములు కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అట. ఆయన ప్రాణానికేమో అంత విలువ ఉందా? రైతు మాత్రం 60 ఏళ్ళకే చచ్చిపోవాలనా? ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ? ఎన్ని కథలు చెప్తాడు కేసీఆర్ సారు. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరసండయా అంటే ప్రభుత్వం నడపడం చేత కాదు, మీరే నడుపుకోని అని చెప్తున్నాడే. ప్రభుత్వం నడపడమే చేత కాకపోతే రైతులు ఎలా నడుపుకోవాలి? ఆ మాత్రం ఇంగితం లేదా? 80,000 పుస్తకాలు చదివిన అభమేధావి కేసీఆర్ కు ఆ మాత్రం ఇంగితం కూడా లేకపోయింది కదా. పక్కన కామారెడ్డిలో ఉన్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఏమో లాభాల్లో నడుస్తుంది, కానీ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడేమో నష్టాల్లో నడుస్తుందా? అంటే మీకు చేత కాదనే చెప్తున్నారు కదా. మళ్ళా పైగా రైతుల మీద పెట్టి మీరే నడుపుకోండి అంటున్నారే, సిగ్గుండాలి కదా కేసీఆర్ కు. రైతన్న వాడికి గౌరవం ఇచ్చాడా కేసీఆర్? అసలు పండించిన పంటకు విలువ ఉందా? మద్దతు ధర ఉందా? రైతన్న వాడు బాగుపడుతున్నాడా? 8 సంవత్సరాలలో అసలు అప్పు లేని రైతు ఉన్నాడా ఈరోజు? ఎక్కడున్నాడు? అసలు బంగారు తెలంగాణ అన్నారే, బంగారు తెలంగాణలో మొట్టమొదట మూటబడ్డ ప్రాజెక్టు ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. బంగారు తెలంగాణలో మొట్టమొదట మూతబడ్డ ఫ్యాక్టరీ ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? ఇందుకేనా సాధించుకుంది బంగారు తెలంగాణ? బంగారు తెలంగాణ కాకముందు ఈ ఫ్యాక్టరీ బాగానే ఉండే కదా. బంగారు తెలంగాణ అయినాకనే కదా, వీళ్ళ చేతుల్లో పడినాకనే కదా ఫ్యాక్టరీ మూసుకుంది. అసలు చెరుకు వ్యవసాయమే లేకుండా చేశారే. ఎవరు చెప్పారు కేసీఆర్ కు? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 माह के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के 1,000 करोड़ रुपए के निशान को अबूर कर लिया, जो कि किसी भी मालियाती साल के पहले 6 महीने के दौरान किया गया रिकॉर्ड कलेक्शन है। जीएचएमसी के 30 सर्कल से इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान 1,165 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 298 करोड़ रुपए खैरताबाद में और 264 करोड़ रुपए शेरीलिंगमपल्ली सर्कल में जमा किए गए। इसके बाद जुबली हिल्स में 119 करोड़ रुपए वसूल किए गए, एलबी नगर सर्कल में 164 करोड़ रुपए, कुकटपल्ली में 83 करोड़, सिकंदराबाद में 190 करोड़ वसूल किए गए। अहदेदारों ने बताया कि इस साल ज्यादातर टैक्स पेयर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन अदा किया, जबकि कुछ लोगों ने मी सेवा सेंटर्स के जरिए अदायगी की। बिल कलेक्टर्स की जानिब से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बच्चों को आंगनवाड़ी मरकज में खुफल डाल दिया और चली गई। ये वाकया जिले के मुंदलावरी पल्ली गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्कर रेणुका और उसकी साथी जया ने आंगनवाड़ी मरकज में बच्चों को छोड़ते हुए इस मरकज को खुफल डाल दिया। बच्चों के चीखने की आवाजें सुनकर उनके वालिदैन वहां पहुंचे और अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया। वालिदैन ने अहदेदारों से इस ताल्लुक से सवाल किया और पूछा कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। मकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने इस मसले को पहले ही आंगनवाड़ी सेंटर के जिम्मेदारों के इल्म में लाया था, ताहम इसको नजरअंदाज कर दिया गया।
बेंगलुरु से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन तेलंगाना के पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई। वाराणसी की एक हामिला खातून अनीता जो इसमें सफर कर रही थी, उन्हें दर्द शुरू हो गए थे। इसके साथ ट्रेन में सफर करने वाले उनके अरकान खानदान ने इस मामले को टीटी के इल्म में लाया। उन्होंने रेलवे हुकाम को इत्तला दी और ट्रेन को पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। खबलजीम 108 नंबर पर कॉल करते हुए एम्बुलेंस को तलब किया गया। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही वहां पहले ही से मौजूद एम्बुलेंस के जरिए हामिला खातून को अस्पताल ले जाने के दौरान उसके दर्द में इजाफा हो गया, जिस पर तिब्बी अहलकारों ने एम्बुलेंस में ही जख्मी की। बाद अज़ा मां और नौज़ायदा को पेद्दापल्ली के माता शिशु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने 6 साला बेटी की असमत रेजी और उसे कत्ल करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले की एक खातून शोहर से अलायदगी के बाद अपने बच्चों के साथ डिचपल्ली मंडल के धर्मारम गांव में रहती है। मजदूरी के दौरान उसकी मुलाकात गोविंद नामी नौजवान से हुई। इन दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। ये दोनों 2 लड़कियों के साथ रहने लगे। खातून की 2 बेटियां हैं। पहली लड़की 6 साल की थी। गोविंदराव की नज़र उस लड़की पर थी। एक दिन उसने घर में लड़की को तन्हा पाकर उसकी असमत रेजी की। लड़की का बहुत खून बह रहा था। गोविंद ने उसके सर पर पत्थर डालकर फरार हो गया। जब खातून घर पहुंची तो लड़की को खून में लथपथ देखकर घबरा गई। गोविंदराव को फोन किया और उसे निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन हालत तशवीशनाक होने पर उसे हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां लड़की नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ ज्यादती का इंकशाफ होने के बाद पुलिस ने गोविंदराव और खातून से पूछगछ की और असल मामला सामने आया। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके गोविंदराव को गिरफ्तार कर लिया। चारमीनार पुलिस स्टेशन के उर्दू में एक खातून ने इक़दाम खुदकुशी किया। खातून ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हुस्ना बेगम नामी खातून ने वीडियो में कहा कि शादी के बाद से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई और उनका जीना दुभर हो गया है और अदालत के अहकामात के बावजूद चारमीनार पुलिस के अहदेदारों की जानिब से उन्हें परेशान किया जा रहा है। खातून ने मुकम्मल तफसीलात बताने के बाद नींद की गोलियां खा ली। कोर्ट हर जगह हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद चारमीनार पीएस के एसआई सब इंस्पेक्टर मेरा जीना मुश्किल कर दिए। मैं अकेली औरत ज्यादा मेहनत करके जीने वाली, अब मैं कहाँ से मेहनत करूँ? वो लोग मेरे को इतना टॉर्चर करेंगे तो मैं मेहनत क्या करूंगी? जीऊंगी क्या? मेरे बच्चे को पालूंगी क्या? मैं क्या करूंगी? मैं शादी करने के बाद में मेरे को इतनी तकलीफ देना, मेरी कोई कसूर नहीं रहने के बाद जबरदस्ती शादी करे, पैसा खा लिए, गाड़ी खा लिए, सब खा लिए, उसके बावजूद मेरे को टॉर्चर धमकियां। पुलिस स्टेशन को जा जा के थक गई। चारमीनार पीएस के एसआई सब इंस्पेक्टर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मेरे को टॉर्चर कर रहे। आखिर मैं जिंदगी जीऊं तो कैसा जीऊं? ना मेरे बच्चों को पालने का कोई जरिया है, कुछ है। अगर मैं औलाद के चक्कर काटूंगी तो मेरी जिंदगी का कैसा? ज़हरा बेगम। अक्सर आपने सुना होगा कि बेटे की पैदाइश के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन रियासत कर्नाटका में पेश आया अजीबोगरीब वाक़े में बेटी की ख्वाहिशमंद खातून ने बेटा पैदा होने पर उसे कुएं में फेंक दिया। दिल दहला देने वाला ये वाक़या मंगलूर जिले में पेश आया। मौजू कोटगंज की पार्वती की शादी 4 साल कबल बेंगलुरु के शख्स से हुई थी। बाद में उनमें तलाक हो गई। इसके बाद 1 साल कबल पार्वती की दूसरी शादी मिनीकुंटा से हुई। खराबी सेहत की वजह से उसने दूसरे शोहर को छोड़ दिया और मायके में रहने लगी। 19 अक्टूबर को उसने बेटे को जन्म दिया और बेटे की पैदाइश पर वो काफ़ी नाराज थी। उसने मासूम को दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। उसने अपनी भाभी को बताया कि उसे मर्द बच्चा नहीं चाहिए और कल दोपहर उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। डेंजर गेम खेलते हुए एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत के मुंह में चला गया। यह वाक़या हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर विकाराबाद में पेश आया। बासों जराये से पता चला कि मूनलाइट रिसोर्ट में डेंजर गेम खेलने के दौरान, यानी बेसिकली एडवेंचर गेम होता है, इस दौरान कुएं में छलांग लगाने की वजह से नौजवान डूब गया। मालूम हुआ कि इस गेम का टारगेट कुएं में गिरी हुई चीज को निकालना था। कुएं में फेंकी गई चीज को निकालने की कोशिश में 34 साला साई कुमार नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। मरने वाले नौजवान का ताल्लुक शहर के इलाके सिकंदराबाद से बताया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। నిన్న 29వ తారీఖు ఈ నెల దారూర్ మండల్ వికారాబాద్ జిల్లా దారూర్ మండల్ लव मैरिज के बाद साथ गुजारे हुए लम्हात की तस्वीर और वीडियोस वायरल करने की धमकी देने वाले शोहर के खिलाफ शहर की संजीवा रेड्डी नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
पूरा मामला यह है कि बुरावंडे की रहने वाली 26 साल खातून एक हॉस्पिटल में काम करती है। उसने और 25 साल निखिल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में जुबली हिल्स के एक मंदिर में शादी कर ली, क्योंकि नौजवान ने लड़की से मोहब्बत के दावे और वादे किए थे। 3 माह तक वो अपने अपने घरों में रहे। बाद अप्रैल से वो साथ मिलकर रहने लगे। इस दौरान नौजवान को शराब की लत पड़ गई। उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया और उसने अपनी बीवी से वक्फे से 4 लाख रुपए हासिल कर लिए। दौलत की भूख यही खत्म नहीं हुई। उसने साथ गुजारे हुए वक्त की तस्वीर और वीडियोस वायरल करने की धमकी देते हुए मजीद रकम का मुतालबा किया। शोहर की सरासानी से तंग आकर खातून ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।